अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ के एक और खुसूसी इंटरव्यू के साथ हाजिर हैं। हमारी आज की मेहमान पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर सोबिया खतीब साहिबा हैं, जो एक तजर्बाकार क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सर्टिफाइड थेरेपिस्ट और मेंटल हेल्थ एडवोकेट हैं। आप कई सालों से जहनी सेहत के शोबे में खिदमात सर अंजाम दे रही हैं और हज़ारों अफराद की ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीली ला चुकी हैं। आपने जहनी सेहत जैसे हसास मौज़ूआत पर हमेशा खुलकर बात की है। आइए इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतने दूर आए स्पेसिफिकली, और ये जो इनिशिएटिव आप हेल्थ हेरिट का लेके चल रहे हैं, दिस इज़ द रियली नीडेबल। हम जैसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान में इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह की बात, इस तरह का टीम वर्क की बहुत ज़रूरत है। हमें अच्छी चीज़ों को प्रमोट करने की ज़रूरत है हेल्थ की बेसिस पे, और क्योंकि अब सब बिकता है वीडियो के थ्रू, तो हेल्थ को इस तरह से प्रमोट किया जा सकता है। आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला। डॉक्टर साहिबा, मेरा पहला सवाल ये है कि हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान हमने देखा कि लोग मिसाइल हमलों और गोलाबारी के बावजूद बेखौफ खड़े तमाशा देख रहे थे। बतौर माए नफ्सियात, आप इस गैर संजीदा रवैये या खतरे को ना समझने की नफ्सियाती वजह क्या समझती हैं? पहली तो चीज़, ये जो संजीदा ना होना ना, बेहिसी का एक ऐसा आलम हम हर जिंदगी के पहलू में देखते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि हम सामने गोलाबारी हो रही होती है, सामने मार पिटाई हो रही होती है, सामने एक्सीडेंट होता है, तो हमारा जो नर्व सिस्टम है ना, अब डर से ना, जो स्पेसिफिकली सेंसिटिविटी इंसानी नफ्सियात का बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं एक पहलू है, सेंसिबिलिटी के लेवल पे होता है। अब हम सेंसिबिलिटी के लेवल पे और सेंसिटिविटी के लेवल पे, ये दोनों रडार इंसानी फितरत के कम हो चुके हैं, क्योंकि इस कदर हमने खुद को कनेक्ट कर लिया है उस चीज़ से कि बस अब तो ये सारी फेक है। क्योंकि इसके साथ कनेक्ट देखें, जितनी माशरे के अंदर, मीडिया के अंदर मिसकंसेप्शन है, झूठ बोला जाता है, धोखा दिया जाता है, इंसानी नफ्सियात को तोड़ने वाले और मारने वाले और आपके अंदर से संजीदगी को ख़त्म करने वाले ये वो आले हैं जिसकी बेस पे आप साइकोलॉजिकली इल हो चुके हैं। मैं तो कहती हूँ बीमार हो चुके हैं इस कदर के बेहिसी और लाताल्लुकी। इवन आपके घर के साथ कुछ हो रहा होता है तो ये तो ज़ाहिर बात है, इस तरह की न्यूज़ का आना, और आप जैसे कह रहे हो ना कि बहुत सी चीज़ें हमारे माशरे के अंदर हाई लेवल पे, और ये जो रिसेंट हमारी एपिसोड गुजरी कि वॉर कहा जा रहा था और लोग जश्न भी बनाए जा रहे थे, और कुछ लेवल पे खुदा ताला बचाता है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि ये जो सारी टेक्निक्स हमारी चली है, जहाँ पे हमारी पाक आर्मी ने और सारों ने आगे जाके अपनी महारत का मुजाहरा किया, नफ्सियाती तौर पर तो हम उन चीज़ों के लिए तैयार नहीं थे। मेंटल हेल्थ के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं और समझाते हैं प्रिपेयर्डनेस का, कि इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए आप कितने हद तक साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के साथ हैं। हम इमोशन लेवल पे साइकोलॉजिकली हम कहें कि उस तरह के प्रिपेयर ही नहीं है कि हम कहें कि हम जंग कोई भी है ना, उसके लेवल पे इतना ज़्यादा हमें इम्यून कर दिया गया है कि आप कुछ भी होता रहे, हम अपने कारोबार को आगे लेके चल रहे होते हैं। तो कहने से शॉर्टली मुराद ये है कि बेहिसी का ज़माना है। नफ्सियाती तौर पर हम बहुत ज़्यादा ट्यून्ड हो चुके हैं उन सारी बुरी खबरों की, कि अब कोई बड़ी से बड़ी खबर भी आती है ना, तो हम कहते हैं दो लेवल पे है कि या तो बहुत पावरफुल हो चुके क्योंकि पूरी हमारी साइकिलिंग हो चुकी है, दूसरे लेवल पे बेहिस हो चुके हैं। तो मेरा आंसर इन दोनों पहलू पे होगा। अब आगे देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। जी बताइएगा। मेरा अगला सवाल ये है कि क्या बचपन में पेश आने वाले वाक़यात जैसे जज्बाती या जिस्मानी सदमे हमारे बालिग शख्सियत पर गहरे असरात छोड़ सकते हैं? अगर हाँ, तो किस नौइयत के असरात सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं? चाइल्डहुड ट्रॉमा, PTSD, एंजाइटी, इवन आपके डेवलपमेंटल इश्यूज जितने भी लिंक्ड होते हैं, वो फुटप्रिंट होते हैं जो कि बचपन से आपके दिमाग में, हम यूजुअली कहते हैं कि इन्फेंट से, इवन मैं तो यहाँ तक स्टडीज़ भी कहती हैं, सिर्फ मैं नहीं, स्टडीज़ भी कहती हैं कि जब आप कोख में माइटोसिस का अमल शुरू होता है तो 5 महीने के अंदर जब बच्चा अंदर पल रहा होता है तो सुनाई उसे देना शुरू हो जाता है, दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो आपकी बायोलॉजी शुरू से ही इम्प्रिंट ले रही होती है। जेनेटिकली तो ट्रांसफ़र होते ही होते हैं, लेकिन साथ ही उन यादों का बनना कि माँ किस तरह की बात सुन रही है, किस तरह की बात समझ रही है, किस तरह की आवाज़ें उसे आ रही हैं, किस शिद्दत में आ रही हैं। इवन यहाँ तक बचपन के से पहले जब आप कोख में होते हैं तो माँ को कोई सदमा होता है तो वो डायरेक्टली ट्यून्ड होता है आपकी दिमागी तनाव के साथ। तो बचपन के जितने भी ख्यालात, बचपन के तजर्बात, बचपन के जितने एक्सपीरियंसेस होते हैं,
आपकी ज़िंदगी की बेसिस के अंदर बन रहे होते हैं। उसी की बेस पे आप लेटर ऑन अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं और उसी तरह से रवैया अपना बनाते हैं। तो आपका बिलीफ सिस्टम है या आपकी यादें हैं, अगर कोई ट्रॉमा हो जाता है तो उसकी बेसिस पे चांसेस हैं कि आपको लेटर ऑन, बहुत से बच्चों में बचपन में कोई हादसा हुआ तो टीन एज में जब बलूगत की उम्र में जाते हैं तो वहाँ पे जाके क्योंकि बॉडी ग्रोथ कर रही होती है तो मेंटल लेवल पे जो ग्रोथ होता है वो किसी ना किसी एंजाइटी और डिप्रेशन के साथ अटैच हो जाते हैं। मेंटल हेल्थ में हम कहते हैं वो डिजीजेज जो सबसे ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, सर उठाती हैं, वो आपकी 14 साल की उम्र से पहले उठा रही होती हैं। तो चाइल्डहुड के ट्रॉमा उसी तरह से इफेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, जिस तरह से हम ये कह रहे हैं कि वो अपनी बेसिस बिछा के लेटर ऑन आपके पर्सनालिटी के अंदर प्रॉब्लम बना रहे होते हैं। आप देख रहे हैं माशरे के अंदर बच्चों के अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं ना, कि बच्चा बड़ा होके सुसाइडल अटेम्प्ट्स तक जा रहा है, बड़ा होके इस तरह से माशरे के अंदर एंटी पर्सनालिटी बेस्ड जाता है। तो बचपन में कोई ना कोई उसके साथ हादसा हुआ होता है। रेपिस्ट आता है तो बचपन में कोई हादसा है, अब्यूज़र आता है तो कोई उसका हादसा है, कोई माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा करने के लिए आता है तो बचपन का कोई ना कोई हादसा जुड़ा होता है, चाहे वो माँ बाप के लेवल पे है, फैमिली के लेवल पे है, खुद के तजर्बे या इवन क्लास की बुलिंग तक, कि बच्चे लोग हमारे साथ, उसने मुझे देख के ये कहा था, ये वाले वर्ड्स भी ब्रेन कोड करता है। तो इंसानी नफ्सियात इज़ अ रियली कम्प्लेक्स मैकेनिज्म, लेकिन इसकी तह तक पहुंचाने के लिए एडवोकेट्स नहीं है। डॉक्टर साहिबा, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि क्या वालिदैन का हद से ज़्यादा अपने बच्चों पर कंट्रोल, तशद्दुद या जज्बाती दूरी बच्चे की खुद एतमादी और जहनी नशोनुमा को मुतासिर कर सकती है? ऐसे बच्चे बड़े होकर किन जज्बाती चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं? इस सवाल से जुड़ा एक और सवाल भी आपसे पूछ लेती हूँ। क्या बच्चों को छोटी उम्र से परफेक्ट बनने के दबाव में रखना इनमें जहनी दबाव या शनाख्त के बहरान को जन्म दे सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, और यही माशरे के अंदर अगर समझ आ जाए लोगों को तो मेरे ख्याल से बहुत से मसाइल से हम आसानी से फाइट कर। पहली दरसगाह पेरेंटिंग के लेवल पे शुरू होती है। जितने भी बच्चे अगर पेरेंटिंग के लेवल पे कहीं हर्ट हुए होते हैं, इतने केसेस आते हैं कि मेरी माँ ने मेरे हाथ को पकड़ा था तो उसके नेल्स कितने लगे थे मुझ पे, किस कदर दबाव पड़ा था, और लेटर ऑन अब वो मेरी नार्सिसिस्टिक माँ मेरे रिलेशनशिप को जब रिश्ता हो रहा हो, मैं एग्जांपल बता रही हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकें, कि वो वाले घाव मुझे लगे नहीं थे लेकिन इतने एम्बेडेड हुए हैं कि मुझे अभी भी महसूस होते हैं। तो इमोशन हेल्थ के लेवल पे जितना भी पेरेंटिंग स्टाइलिंग है आपकी, चाहे वो एग्रेसिव है, असर्टिव है, बॉसी है, बहुत ज़्यादा सूदिंग है, डिफरेंट मॉड्यूल्स शेयर किए जाते हैं ना। अब पढ़े लिखे जितने भी पेरेंट्स हैं या जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हम देखते हैं, कहीं ना कहीं पेरेंटिंग नोट्स को या पेरेंटिंग चैलेंजेस को लेके वो अपना कारोबार कर रहे होते हैं। लेकिन असल में क्या पेरेंटिंग है, ये तय हमारा सुन्नत, हमारा इस्लाम हर लेवल पे इस चीज़ की एडवोकेसी करता है। वो पेरेंट्स जो जज्बाती तौर पर खुद स्टेबल हैं, जो भी आने वाली उनकी फैमिली के अंदर जो भी औलाद है वो स्टेबिलिटी के लेवल पे जाती है। लेकिन बाज़ का ये होता है कि हमारे पेरेंट्स, अब हम देखते हैं कि 1974 से पहले वाली जितनी भी हमारी, जैसे मिलीनियम, अब 94 से ऑनवर्ड 92 तक, 93 तक, 99 तक कहा जाता है, मिलीनियम की जितनी भी एज रेंजेस वाले लोग हैं ना, उनके अंदर इतना ज़्यादा रिप्रेशन था कि जब ये अल्फ़ा और जेनजी आए ना, इन दोनों के अंदर वो ट्रांसफ़र हो गया। तो अब वो पेरेंटिंग के स्टाइल पे भी मुश्किलात फेस करते हैं, दूसरे लेवल पे वो अपने कारोबार जितना भी जो भी कामकाज कर रहे हैं स्टेबिलिटी की तरफ कह रहे हैं कि जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बच्चे का पेरेंटिंग स्टाइल के साथ कनेक्शन ऐसा है कि जैसे ज़िंदगी में कोई फ्यूल मिल रहा हो ना, और वो ऐसा फ्यूल मिल रहा हो कि जो गदला हो, और लेटर ऑन आपको पता चले कि आपकी इंजन ख़राब हो गया। पेरेंटिंग वैसे है। तो जो भी पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, जैसे उनका बात करना, उनका रवैया, उनका लोग चीज़ों को देखने का, परसीव करने का जो पूरा अंदाज है, हर बच्चे की पर्सनालिटी के अंदर उसकी फ्यूचर को डिसाइड कर रहा होता है। तो पेरेंटिंग बेस बिछाता है, जैसे मैंने पहले चाइल्डहुड के लेवल पे कहा ना, तो ये भी बुनियादी एक ऐसा अमल है जो कि माँ बाप की दरसगाह सिखाती है। सवाल ये है कि जितने भी देखने वाले हैं, क्या ये दरसगाह के थ्रू प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? क्योंकि हम तो बहुत सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ प्रोवाइड करने के बावजूद हमारे बच्चों में इस्तराबियत बढ़ रही है, मायूसी बढ़ रही है, चिड़चिड़ेपन का इतना ज़्यादा शिकार है, लेथार्जी। अभी जितना भी मेरे पास 10 से 25 साल की एज लॉट आती है ना, उसमें हर क्लाइंट ये कहता है कि मेरा दिल नहीं करता कि मैं अपने अम्मा अब्बा के साथ बात करूं। तो जितने भी बच्चे जो जज्बाती हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, एक तो हमारी ओवर पैम्परिंग बहुत ज़्यादा है,
हम कहें कि हमने थोड़ी सी हार्डशिप देखी थी, तो अब हम क्या रहे हैं कि हमारा बच्चा ना कहीं हार्डशिप ना देखे। मेरा 6 साल का बच्चा है, तो मैं उसे कहती हूँ कि मैं उसे कुछ पैसे दे के कहती हूँ सामने वाली शॉप पे जाओ और जाके कुछ खरीद के लाओ, माइक्रो फाइनेंसिंग के लेवल पे। ही इज ओनली 6। हम बच्चे को चलाना ही नहीं, हम डरे हुए हैं इसलिए कि हम चाहते हैं कि बच्चा सिर्फ फूलों पे चले। तो हमेशा मैं ये कहती हूँ कि बच्चे को थोड़ा हार्ड टाइम दें, ताकि वो जो आप सख्ती उसे देते हैं ना, कभी हार्ड हो जाते हैं ओकेजनली, तो उसके लेवल पे वो ट्यून्ड हो। जब आप उससे इतना प्यार कर रहे हैं, हर लेवल पे उसे सब कुछ दे रहे हैं, और जो ही आपकी तरफ से कोई हार्ड लफ्ज आता है या स्टॉपिंग मैकेनिज्म आता है, वो रिबेलियस होता है, वो स्टॉप करता है। और इंसानी नफ्सियात का ये सबसे बड़ा पहलू है। अच्छा है तो उसे अच्छा लगता है, जो ही जरा सा 1% आया तो वो 10x के साथ डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई करके वो 100 की जूम इन करता है कि ये तो मेरे दुश्मन ही है, इन्हें तो हमेशा मेरे पे गुस्सा ही करना होता है, ये तो मुझे समझते ही नहीं है। और ऊपर से आपका जो स्क्रीन की जितनी ज़्यादा मोड्स है, उस पर कोई पॉजिटिव चीज़ें इम्पैक्ट नहीं कर रही बॉडी पे और माइंड पे भी। तो उसी की वजह से ज़्यादा बच्चे एग्रेसिव भी हो रहे हैं। आप देखें आपका बॉडी का ब्लूप्रिंट जो टोटली आपकी स्क्रीन के थ्रू, हम भी स्क्रीन से बात करें, लेकिन हम स्क्रीन पे कोई ऐसी चीज़ एडुकेट कर रहे हैं जो ठहराव में है। अब बच्चे के अंदर एग्रेशन, अभी रिसेंटली स्टडी आई है, कलर, मूवमेंट, एवरीथिंग आपके बच्चे के बिहेवियर को रिकोड कर रही है और डिकोड कर रही है। तो जो बच्चा 24 आवर में से 8 आवर या 7 to 8 आवर आपकी स्क्रीन डिपेंडेंसी पे है, वो किसी के सुनने और समझने, और वो भी स्लो पेस पे जाने, वॉक करने के बच्चे को कहते हैं हम टोस्टर। तो बच्चों के अंदर जो एग्रेशन आ रहा है वो इसलिए भी आ रहा है कि बच्चा जज्बाती तौर पर टोटली डिपेंडेंट हो रहा है, और वो लेथार्जिक, वो 1 क्लिक चाहता है। आप जब उसे कोई काम कहते हैं तो वो कहते हैं आप खुद कर लेना, इस तरह के लफ्ज़ बच्चे अदा कर रहे होते हैं। तो ये आपके अपने मैं ये हमेशा पेरेंट्स से कहती हूँ कि पेरेंटिंग के लेवल पे सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले खुद करें, खुद को ट्रेन करें। चाहे 15 मिनट की इमोशन की लाइफ 15 मिनट होती है एक इमोशन की। यदि गुस्सा आया और गुस्से के अंदर 12 मिनट के अंदर अगर आपने मैनेज कर लिया, इसलिए सुन्नत के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि गुस्से की कैफियत में स्टार्टिंग में तुम खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, मूवमेंट चेंज करो, पानी का गिलास पी लो। इस तरह के सारे मुहर्रकात जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अकॉर्डिंग हम तक कम्युनिकेट किए गए, वो बेसिकली फिजियोलॉजी और साइंस की बेसिस पे कि यहाँ से यहाँ मैसेज जाने में 4 सेकंड लगते हैं। यानी गुस्सा आया, वो कैफियत आपकी बदली, आपको बुरा लगा, यार ये मुझे क्यों कह रहे हैं, 12 मिनट लग रहे हैं सेटल डाउन। लेकिन वो 12 मिनट हम खुद भी नहीं सीखते और हमारा बच्चे को भी नहीं सिखा पाते। तो वो बच्चा अगर गुस्सा करता है तो रच करके 4-5 मिनट के अंदर हम उसे मैनेज करवाते हैं, अगर नहीं होता तो हम ब्लास्ट हो जाते हैं, तो आउट ब्रस्ट होके फिर दोनों टकराते हैं। और इस तरह से बच्चा भी यही सीखता है कि गुस्से को स्पेसिफिकली रोकने का या किसी के गलत बिहेवियर को रोकने का तरीका है चीखो, उठ के धड़क से मारो कोई दरवाजा, या मुंह बना के साइड पे हो जाओ। तो इसी तरह के पैटर्न वो फिर आउट भी करते हैं। डॉक्टर साहिबा, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि हम अक्सर देखते हैं कि नौजवान लड़के और लड़कियां खुद एतमादी की शदीद कमी का शिकार होते हैं। खुद एतमादी दरअसल है क्या, ये कैसे पैदा होती है और किन वजूहात से इसमें कमी आती है? थैंक यू सो मच। खुद एतमादी सेल्फ कॉन्सेप्ट का एक ऐसा पिलर है जो कि आपकी ज़ात को, आप जैसे हम कहते हैं ना, ज़ात पात को निखार के भी रखता है और बर्बाद भी करता है। जिन लोगों ने अपने बच्चों पे ट्रस्ट शो किया छोटी छोटी चीज़ों पे, साइंस ये कहती है कि लेटर ऑन वो दुनिया को अचीव करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने बच्चा कुछ भी कर ले उसको अप्रिशिएट, इंडोर्स और उसके लेवल पे उसकी पर्सनालिटी के अंदर ये टैब नहीं दिया कि यस तुम कर सकते हो, उस लेवल पे वो बड़े से बड़े मार के मार लेना, तो वो डिप्रेशन में जाता है। खुद एतमादी का कॉन्सेप्ट बेसिकली आपकी नफ्सियात के लिए फ्यूल होता है। हम क्या कहते हैं कि खुद एतमादी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ज़ात को डिफाइन करता है कि यस आई एम। फ्राइड कहता है कि आपकी ईगो, सुपर ईगो, फ्राइड फादर ऑफ साइकोलॉजी बेसिकली, वो कहता है कि ईगो, सुपर ईगो और आपकी जो सुपरफिशियल इड है ना, आपकी सारी की सारी प्लेयर चाहती है, डिजायर चाहती है, आपकी चाहती है कि आपको कबूल किया जाए, आपको अप्रिशिएट किया जाए, आपको इंडोर्स किया जाए। खुद एतमादी इन्हीं सारी चीज़ों का कम्बिनेशन है। लेकिन क्या होता है कि हमें कभी भी सिर्फ और सिर्फ अच्छे पैसे कमाने पे अगर इंडोर्स किया जाता है और अच्छे मार्क पे, अच्छे बिहेवियर पे, मॉरल पे, किसी तमीज़ के दायरे के साथ चलने पे अगर इंडोर्स नहीं किया जाता, तो आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी के अंदर हम बहुत बुरा बिल्ड कर रहे हैं। तो जितने भी पेरेंट्स जो बच्चे और उनकी खुद एतमादी, उनकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम के लेवल पे देखें हम, तो
बहुत सी चीज़ें उनने शेटर ऑफ सीखी होती हैं या उनके ट्रॉमाज में होती हैं, तो लेटर ऑन वो ट्रांसफ़र ही करते दिखते हैं, वो बिल्ड करते नहीं दिखते। तो इस वजह से जितने बच्चे इनसिक्योरिटीज़ के साथ हैं, मिसट्रस्ट के साथ हैं, आजकल के बच्चे और वैसे भी माशरा हमारा ऐसा है कि अनसर्टेनिटी का ज़माना ये है कि हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। बेयकीनी है ना, बेयकीनी एक नफसियाती कुव्वत हम पे, जिसे हम कहती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा थोपी गई है। पूरी दुनिया में ये ऐसा सिस्टम अब बिल्ड हुआ है और स्पेसिफिकली हम जैसी कंट्री के ऊपर तो कहा गया है कि ये बिल्कुल कश्मोकश में ही रहे। तो नफसियाती तौर पर तोड़ा तभी जाता है कि जब आपकी ज़ात, आपकी खुद सेल्फ हम जिसे कहते हैं ना सेल्फ एस्टीम के लेवल पे डैमेज किया जाए, तो उसकी बेसिस पे आपके बाकी के इशू सारे, बीमारियां तब बनती हैं। सबसे बड़ी पावर आपकी क्या है? थॉट बिलीफ सिस्टम। और बिलीफ सिस्टम कनेक्टेड है आपका किसके साथ? आपके एतमाद के साथ। हु यू आर, व्हाट यू आर डूइंग। अब क्योंकि हमारा बच्चा है, नौजवान है, बड़े हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस में, हमें ये नहीं पता हम कौन है, तो खुद एतमादी तो बेस लाइन पे शेक होगी, तो उसकी बेसिस पे नफसियाती तनाव। इसीलिए हम कहते हैं ये पेंडेमिक चल रहा है। पेंडेमिक किसका? नफसियाती मसाइल का। पूरी दुनिया से ज़्यादा हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज जितनी भी इस लेवल की हैं, एशियंस लेवल पे, हमारा सबसे ज़्यादा जो कगार है ना, वो ये है कि सेल्फ एस्टीम हम एतमाद नहीं कर रहे किसी भी चीज़ पे, पर्सनल लेवल पे हो या आपके रिलेशनशिप लेवल पे, दोनों पे शेटर ऑफ हुआ है। डॉक्टर साहिबा, आजकल के नौजवान इमोशनली बहुत वीक हैं। इसकी बुनियादी वजूहात क्या है और हम इस पर काबू पाने के लिए क्या कर सकते हैं? पसंदीदा सवाल। जज्बात की जब बात आती है ना, मेरे वैसे भी जज्बात बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि ना इमोशन हेल्थ जो है ना, और इमोशनल हेल्थ के लेवल पे जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आपके 27 इमोशन को अगर सिर्फ आपको 5 बेसिक सिखा दिए जाएं और इस फ्यूल को, इस पावर को डायरेक्शनलाइज करवा दिया जाए ना कि आपने यूज़ कैसे करना है, चाहे वो गुस्से की कैफियत ही किसी तरह से क्यों ना हो, वो आपके लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी सक्सेस बनते हैं। लेकिन हमें हमेशा हमारे जज्बात को सप्रेस करने को कहा जाता है खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, कहो ना, ये कहना मुनासिब नहीं है, बार बार मतलब कुछ राइटली भी कहना। तो जज्बाती तौर पर हमारा बच्चा वैसे भी एक्सप्रेशन, बच्चा बच्ची बड़ा एक्सप्रेशन के लेवल पे है ही नहीं। यूजुअली लोग कहते हैं ना औरतें बहुत जज्बाती होती हैं, कपल्स मेरे पास आते हैं तो उसमें ये चीज़ मेंशन होती है कि शी इज़ द वन हु इज़ ऑलवेज इमोशनली ड्रेन्ड मी एंड ऑल। स्पेसिफिकली दोनों के लेवल पे इमोशंस की एबिलिटीज़ हैं। इमोशन तो ज़िंदगी का फ्यूल है। आप इमोशन की बेसिस पे अपनी ज़िंदगी के 85% डिसीजंस लेते हैं, और जब इमोशन की ही समझ नहीं होगी तो आप तो सिर्फ गुस्सा करते जाएंगे, या प्यार में बह के या धोखे में बह के आप अपनी ज़िंदगियां बर्बाद करते जाएंगे। तो हमारा बच्चा इमोशन की अंडरस्टैंडिंग पे नहीं जा पा रहा, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट के अंदर माँ सिवाय साइकोलॉजी या कुछ बिहेवियरल साइंसेस के क्या इमोशनल हेल्थ पढ़ाया जाता है, जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ्यूल है? नहीं पढ़ाया जाता। इमोशन हेल्थ के रिलेटेड इस साइंस को समझाया जाता है? नहीं समझाया जाता। उसी की बेसिस पे क्या होता है कि हम डिग्रियों की डिग्रियां लेते रहें, लेकिन इमोशनल हेल्थ के रिलेटेड हम इमोशन की मैनेजमेंट नहीं सीख सकते। सबसे ज़्यादा जो मुझे मेहनत करनी पड़ती है अपने पेशेंट्स पे, वो है इमोशन रेगुलेशन। उन्हें रेगुलेट करना ही नहीं आता। मैडम मुझे गुस्सा आता है, मैडम मुझे बुरा लगता है, बुरा लगा तो रेगुलेट करके कैसे मैनेजमेंट में निकालना है, कैसे। हर जगह फ्लफी दुनिया नहीं होती, लवी डबी सब चीज़ें नहीं चल रही होती, लेकिन क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये है कि उस इमोशन की मैनेजमेंट जब सिखाई नहीं जाती तो बड़े बड़े ट्रॉमा से गुजरते हैं। ट्रॉमा के बाद रिलैप्स होते हैं, सुसाइड होता है, सुसाइड के बाद डिप्रेशन आता है, या ड्रग आता है, या ज़िंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर नेगेटिविटी आती है। तो इमोशन फ्यूल है। इमोशन के लेवल पे अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है, और बच्चों के लेवल पे अगर सिखा दी जाए तो लेटर ऑन सबसे बड़ा जज्बा जो ज़िंदगी का कुव्वत है ना, हुनर है, वो इमोशनल मैनेजमेंट है। जज्बात सीख के तो फिर जज्बात की सेहत के हवाले से आप बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। डॉक्टर साहिबा, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि सोशल मीडिया ने नौजवानों की ज़हनी सेहत पर क्या असरात मुरतब किए हैं? क्या मुसलसल सोशल मीडिया का इस्तेमाल, लाइक्स और फॉलोअर्स की दौड़ इनमें अदम तहफ़्फ़ुज़ और एहसास कमतरी को बढ़ा रही है? जितना भी ये डोपामिन स्पाइक्स हमारी ज़िंदगी में घुस गए हैं ना, जिसकी बेस पे हम स्ट्राइक करे जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि बस हम किसी एक ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एक वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि गूगल पे भी, सोशल मीडिया पे भी बहुत, कि हमें एक क्लिक पे खुशी चाहिए। एक क्लिक के साथ जब हम ब्रेन की केमिस्ट्री को चेंज करते हैं ना, और वो वन क्लिक का सबसे ज़्यादा मैकेनिज्म जो फॉर्मुलेट फॉलो किया जा रहा है ना, वो आपका सोशल मीडिया है, यानी आपका
इंटरनेट या गैजेट ऑनलाइन है जिसकी बेसिस पे आपको लगता है कि यू आर डूइंग समथिंग, रिवॉर्ड सिस्टम ब्रेन का खुल जाता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो सारी लाइक्स, सारी चीज़ें सॉफ्ट में है ना, मिलता क्या है? कुछ भी नहीं, लेकिन ब्रेन उसको रिसीव रिवॉर्ड सिस्टम करता है। ब्रेन को नहीं पता ये रियल लाइफ है या इमेजिनेटिव लाइफ, वो अपना टारगेट, उसका रिसेप्टर है कि खुशी होती है। तो अब आपकी रियल और इमेजिनेटिव दुनिया के अंदर डिफरेंशिएट करने के लिए बच्चे को रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। और रियल लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी से मुराद के कनेक्शन नहीं है। लेटर ऑन आप लोगों से कभी मौका मिलेगा तो हम उस पर भी इंशाल्लाह पेंडोरा बॉक्स खोलेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो सारे लाइक्स और ये सारी दुनिया, हम अकेले हैं और हम ढूंढ रहे हैं कि कोई मिल जाए। और मिलने के लिए ये जो सुपरफिशियल लाइफ है इसमें नहीं, रियल लाइफ के लिए रियल कांटेक्ट चाहिए होता है, और रियल कांटेक्ट में रियल रिश्ते। डॉक्टर सोबिया खतीब साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ना सिर्फ अपना कीमती वक्त दिया बल्कि जहनी सेहत जैसे हसास और अहम मौज़ूआत पर निहायत संजीदगी, मोहब्बत और खुलूस से रोशनी डाली है। आपकी गुफ्तगू यकीनन हमारे नाज़रीन के लिए रहनुमाई का ज़रिया बनेगी। थैंक यू सो मच आप लोगों का, हेल्थ हर्ट का और स्पेसिफिकली आपकी टीम का। इसी तरह से काम करते रहिए। हम जैसे जितने स्कॉलर्स हैं या हम जैसे जितने लोग हैं ऑन पैनल ज़रूर लें, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये वीडियो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं ना, अपने अपने सर्कल में इनकी वीडियोस को शेयर कीजिए। शेयर करके प्रमोट कीजिए। इन कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने की ज़रूरत है ताकि अच्छा मवाद लोगों तक जाए। ये जितना गंद फैला रहे हैं ना हम ऑनलाइन, खुदा के लिए इस तरह की चीज़ों को शेयर कीजिए ताकि हमारे माशरे के अंदर सुधार आना शुरू हो। बहुत गंद फैल चुका है। थैंक यू।